ओके, तो स्टार्ट करते हैं। शीट हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट लेक्चर में। तो शीट का डिस्कशन कर लेते हैं जहाँ पे लेट्स सी कहाँ तक डिस्कस हुआ था शीट। ओके, सो लास्ट लेक्चर में आई गेस अप टू 77 तक हमने एरर्स पार्ट डिस्कस कर लिए थे। डायमेंशंस हमें थोड़े से रिलेटेड फॉर्मेट में डिस्कस करने थे। ओके, तो डायमेंशन एक एक क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करते चलते हैं और फिर देखते हैं कैसे पॉइंट है क्या क्या है। तो डायमेंशन मैंने बताया था कि सभी को डायमेंशन में एक चीज बोली है कि डायमेंशन में बहुत सारी नई क्वांटिटीज आपको मिलेंगी। तो अगर आप उन्हें याद रखते हो इट इज बेटर। अगर नहीं भी याद है तो चल जाता है। जब हम वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हैं तो फिर उसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चले बात करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 78 पूछा है, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल। ओके, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो आपको एनर्जी, वर्क, ये सब पता है, फोर्स। क्या अननोन चीजें हैं वो टारगेट करके मैं आपको बता देता हूँ। अननोन चीजें यहाँ पे स्ट्रेस, अननोन चीजें यहाँ पे टॉर्क, बाकी सारी आप चीजें जानते हैं। तो मैं टारगेट कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ। स्ट्रेस क्या होता है यार? यार स्ट्रेस एक टाइप का समझो, मतलब इंटरनल प्रेशर होता है। और इंग्लिश में भी ये वर्ड बहुत फेमस है यार, स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस एक इंटरनल टाइप का प्रेशर होता है जो मटेरियल के अंदर जनरेट होता है। सो मटेरियल के अंदर जो मतलब अगर आप किसी मटेरियल को पुल करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर एक टाइप का स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। वो स्ट्रेस हम डिफाइन करते हैं फोर्स ओवर एरिया से। मतलब कितना फोर्स हमने अप्लाई किया ओवर व्हाट एरिया। तो इनडायरेक्टली देखो फोर्स अपॉन एरिया ये किस चीज की यूनिट है? ये प्रेशर की भी यूनिट है। तो ऐसा माइंड में रख सकते हैं। बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क टॉर्क क्या है यार? टॉर्क है फोर्स इनटू डिस्टेंस टाइप। तो ये दो नई चीजें, ये दो पूरे चैप्टर ही हैं। मतलब स्ट्रेस एक मटेरियल, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एक चैप्टर है, वहां पर हम स्ट्रेस डिस्कस करेंगे। फिर एक रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्क क्या होता है। तो स्ट्रेस तो आपको बताया कि यार सपोज ये एक मटेरियल है। अगर हम बात करते हैं कि लेट्स से ये एक मटेरियल है और आपने इसको पुल करना स्टार्ट किया किसी एफ फोर्स से, तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया, ये सारे एरिया पे उसे क्या फील होने लगेगा? स्ट्रेस फील होने लगेगा, जिसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से करते हैं। फिर बात करते हैं टॉर्क क्या है यार? तो टॉर्क कुछ इस तरीके से, सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, डन, और आपने यहाँ पर एक फोर्स लगाया। तो ये पहली बात, तो ये फोर्स लग रहा है मतलब ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा, एक चीज। दूसरी चीज आपने फील की होगी कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स आप देखोगे कि ऐसे गिर भी सकता है इस तरीके से। तो एक तो चांस है कि वो स्लाइड कर जाए, मतलब ये मोशन क्या है? लीनियर मोशन बोलते हैं इसे। और एक चांसेस है कि वो इस तरीके से टॉपल कर जाए, रोटेट कर जाए। सो ये हो गई रोटेशनल मोशन। तो जो फोर्स लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है वो सिंपल फोर्स है, और जो रोटेशनल प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है? टॉर्क होता है कि यार इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो, दिस फोर्स इनटू दिस वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये एक टाइप का टॉर्क हो गया। मैंने दोनों क्वांटिटीज आपको बताई हैं, ऐसा नहीं है कि डराने के लिए बता दिया। ऑफ कोर्स एक चैप्टर आएगा जिसमें हम टॉर्क बहुत पढ़ेंगे, बहुत स्टडी करेंगे, बट एटलीस्ट इन द बिगनिंग यू मस्ट हैव सर्टेन आइडिया कि कौन सी क्वांटिटी किससे रिलेटेड है। तो स्ट्रेस किससे रिलेटेड है? अगर हम बात करें तो स्ट्रेस रिलेटेड है मटेरियल से। ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है सॉलिड वाली। और ये टॉर्क किससे रिलेटेड है? ये रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है कि टॉर्क जो है रोटेट कर देता है ऑब्जेक्ट को। ओके, टॉर्क को ही बोलते हैं मोमेंट। याद रखें, टॉर्क का ही एक पार्ट है इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो टॉर्क का ही एक पार्ट क्या है? मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट का मतलब होता है फिजिक्स में डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कराना। सपोज मैं पूछूं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ मास, तो मतलब पता है क्या हो जाएगा? मास इनटू डिस्टेंस। तो इस तरीके से मोमेंट हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में यही चीज पूछा हुआ है कि मोमेंट का मतलब क्या होता है। तो मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू लेंथ, ये मोमेंट का मतलब होता है। तो ऑफ कोर्स ये चीजें जो है आपको याद करते हुए चलना है तो बेटर रहेंगी।
तो ये क्वेश्चन नंबर 78 की थोड़ी सी डिटेल्स थी। ऑल्दो इतना नेसेसरी नहीं है, मैंने बताया कि जो भी एग्जाम होगा वो एक जो भी आपको नोन क्वांटिटीज है उसी पे बेस्ड होता है सारा एग्जाम। तो ये क्वांटिटीज बाद में हम इनको डिस्कस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव डायमेंशंस। तो हमें निकालना है किसके पास डायमेंशन है। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि मतलब डायमेंशन पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, जैसे रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर। तो यूजुअली सारी रिलेटिव चीजें अपॉन पे करके बनती हैं। मतलब अगर मैं आपको रिलेटिव डेंसिटी बताऊंगा, देखना रिलेटिव चीजें जो है रिलेटिव, अगर मैं डेंसिटी की बात करूंगा तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है रो मीन्स डेंसिटी, दिस symbol is called rho. So rho object upon rho water, this is called relative density. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो आपको 10th में था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है मीन्स किसी का भी n ऑफ 1 अपॉन n ऑफ 2। ठीक है, ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं होता। फिर बात करते हैं परमिटिविटी। तो जो परमिटिविटी है वो भी ऑलरेडी क्या है, रिलेटिव है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कि एप्सिलॉन ऑफ एनी मटेरियल अपॉन एप्सिलॉन ऑफ एयर और वैक्यूम। तो मतलब इस तरीके से रिलेटिव वो होती हैं। काम की बात देखते हैं, सिर्फ एक चीज है जो अपॉन पे नहीं होती है, वो है रिलेटिव स्पीड। क्यों? क्योंकि रिलेटिव जो स्पीड होती है वो होती है v2 माइनस v1 टाइप की। इस तरीके से रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो हमें पता है ना, अपॉन करने में तो कैंसिल हो जाएगा यूनिट, लेकिन डिवाइड करने में कैंसिल नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज का कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, जबकि मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कैंसिल होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि कौन सी चीज है जिस पे जो है यूनिट होगा उसका स्पीड जैसा यूनिट होगा, वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो वेलोसिटी जैसे होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में अपॉन नहीं करते हैं, माइनस करते हैं। बाकी ये जो क्वांटिटीज हैं इनमें अपॉन करते हैं। फिर बात है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। तो अभी जस्ट पता चल गया ना, टॉर्क में तो फोर्स का डिस्टेंस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क आंसर हो ही नहीं सकता, ए हो ही नहीं सकता। फिर बात करते हैं एनर्जी एंड एक्सेलरेशन। तो चेक करेंगे यार, एनर्जी का हमें पता है ml/t-2, एक्सेलरेशन एकदम अलग है। लाइट ईयर एंड वेव लेंथ। लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है, लाइट ईयर है डिस्टेंस का यूनिट, और वेव लेंथ लेंथ है ये भी, तो ये भी किसकी यूनिट हो जाएगी, डिस्टेंस की। तो ये हमारी चीज होगी जिसका यूनिट दोनों में सेम है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा 82। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और काफी अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखें। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा हुआ है, सोलर कांस्टेंट। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे बोल देगा सोलर कांस्टेंट बताओ, तो ऑफ कोर्स टफ है आपके लिए, क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा है। आगे चैप्टर में हम जाके सोलर कांस्टेंट भी पढ़ते हैं, हीट और रेडिएशन के चैप्टर में। बट अभी देखो डिटेल दिया हुआ है, सब लोग डिटेल नोटिस करेंगे। इट इज, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो मतलब देखना सोलर कांस्टेंट कैसे डिफाइन है, इट इज एनर्जी, और फिजिक्स में पर मतलब अपॉन, अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया, इनटू पर मिनट मतलब टाइम। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। ये हो गया हमारा क्या, सोलर कांस्टेंट। अभी यार लिख दो यार, एनर्जी सबको पता होना चाहिए, एनर्जी क्या होता है, ml/t-2, और नीचे क्या है, एरिया मतलब L2 और टाइम मतलब t। तो देख लो L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, ml-3। तो ml-3 टाइप का वैल्यू आ जाएगी, सॉरी माय मिस्टेक, L नहीं t, L तो कैंसिल आउट हो गया है, m t-3। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो 82 एक अच्छा था, क्योंकि टेस्ट में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डाला ही हुआ था कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट मिनट पे करना था, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रहनी चाहिए थी। ओके, फिर 84 तक हमने डिस्कस कर लिया है, 85, देन 86, 87 नॉट नीडेड,
किसी को इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो वो बता सकते हो, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी को कुछ भी डाउट आता है तो बताना है, आंसर करना है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 89 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 सॉल्व करें सब लोग। आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे आंसर ऑफ कोर्स आप लोगों ने कर लिया होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक पूछना चाह रहा हूँ कि क्या लॉजिक है, कैसे डील करेंगे। कोई स्टूडेंट आंसर करना चाहता है क्वेश्चन नंबर 89, एक्सप्लेन करे कि क्वेश्चन सर, में क्या पूछा है। या जो u का डायमेंशंस होगा वही s का भी डायमेंशंस होगा। ओके ठीक है, जो u का डायमेंशन होगा वही s का भी डायमेंशन होगा। बट क्वेश्चन रीड करो कि ये s है क्या, रीड करो क्वेश्चन। सर हाइट है क्या? डिस्टेंस है। हाँ रीड करो, व्हाट इज s? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन टीथ सेकंड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो फिर क्वेश्चन में तो कुछ और कहा है, तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका बताएं, आपको क्या लग रहा है? आंसर u सही जीरो है। है क्या? क्या जीरो है? u u जीरो नहीं है। नहीं, दोनों से निकालो, सेम आंसर, आंसर आएगा वही एल टी माइनस वन। पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा डेप्थ में देखें क्वेश्चन को आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है u इज एडेड विद a इंटू सम सॉर्ट ऑफ t एंड इज इक्वल टू s। तो ऑफ कोर्स s की डायमेंशन अगर देखोगे तो डायमेंशन तो एल टी माइनस वन ही आएगी, स्पीड जैसी आएगी। बट ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से जस्टिफाई क्यों नहीं हो रहा है, वो मुझे कोई एक्सप्लेन करे। कोई मुझे क्वेश्चन से एक्सप्लेन करके बताए हाउ इट इज स्पीड। ये क्वेश्चन में जबकि दिया है दिस इज अ डिस्टेंस, बट इसका डायमेंशन एल नहीं होगा। ऑफ कोर्स हम इक्वेशन से देख सकते हैं एल टी माइनस वन है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में जानना चाहता हूँ। सर क्योंकि डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है। वेरी गुड, डिस्टेंस इट इज नॉट अ सिंपल डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस फॉर अ सर्टेन टाइम। मतलब सब लोग सुनेंगे, सपोज मैं बोल रहा हूँ एक क्वांटिटी है x, x इज अ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस लेट्स से इन t टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इन t टाइम मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इन t टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए डिफाइन है तो वो उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब मैं, आप लोग सोच रहे हो सर क्यों बता रहे हो, एल टी माइनस वन क्लियर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि एग्जाम में यही क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में एक दूसरा क्वेश्चन आएगा जो इस लाइन से फ्रेम होके दिया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा लाइनों को फोकस करके करना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी फॉर अ गिवन एरिया, एनर्जी फॉर गिवन एरिया, तो इसका मतलब ये सिंपल वाली एनर्जी नहीं है, ये है एनर्जी अपॉन सर्टेन एरिया। क्लियर? तो ये मिस नहीं कर देना है कि इस एरिया को आप हल्के में ले लो और इस चीज को निगलेक्ट कर दो कि अरे कुछ भी है, हमारा आंसर सिर्फ एनर्जी है। एनर्जी नहीं, दिस एनर्जी इज नॉट अ नॉर्मल एनर्जी, इट इज एनर्जी गिवन फॉर अ सर्टेन एरिया। तो जब भी कोई चीज गिवन फॉर अ सर्टेन वो दिया जाता है तो उसका डिवाइड जरूर करते हैं। जैसे टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन था, इट इज अ रेडिएशन एनर्जी फॉर, इट वाज रेडिएशन एनर्जी फॉर सम एरिया फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। तो एनर्जी फॉर सर्टेन एरिया फॉर सर्टेन टाइम, इस तरीके से हमें वहां पे लिखना चाहिए था।
ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये पर्पस इस क्वेश्चन को समझाने का यही था कि आप इस लाइन को जरूर ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में इस लाइन को घुमा के जरूर नए क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। चले क्वेश्चन नंबर 91 बताएं किसे आ गया है, किसने 91 खुद मतलब सॉल्व कर लिया है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट आपको नहीं आया होगा, आपने कुछ हेल्प ली होगी, किसी बुक में या इंटरनेट में देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग किसने सॉल्व करने का ट्राई किया और आंसर आ गया। हाँ सर। ओके, तो आप बताएं कैपेसिटेंस क्या होता है सी। क्योंकि अगर आपने सॉल्व किया है तो सी और आर किया होगा ना सॉल्व। अच्छा चले पहले मैं बता देता हूँ, सी का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। क्लियर, तो क्यू क्या है, क्यू आप जानते हैं यार, ये है चार्ज, और वी क्या है, पोटेंशियल। डन। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है, वी बाई आर, सॉरी वी बाई आई। वी आपको पता है कि वी है पोटेंशियल, आई है करंट। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था तो फिर नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले तो हम सारे आगे जाके डिस्कस करने ही वाले हैं, कैपेसिटेंस और ये। तो अब हमें क्या चाहिए, सी इंटू आर चाहिए, तो सी इंटू आर कितना होगा, क्यू बाई वी इंटू वी बाय आई। तो वी और वी कैंसिल, क्यू बाय आई को क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्यू भी कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, टी जितना आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होता है, जस्ट टी ही होता है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा बी वाला पार्ट। तो देखें, ये नई चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्या, सी का ये वाला फॉर्मूला। आयुष इसी तरीके से किया था या कुछ और अप्लाई किया था। सर मैंने कैपेसिटेंस का डायमेंशन डायरेक्टली गूगल किया। ओके, कैपेसिटर का डायमेंशन डायरेक्टली गूगल किया, ठीक है चलेगा। हम फॉर्मूला देख सकते हैं, डायरेक्टली डायमेंशन लिखने की जरूरत है नहीं। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल का डायमेंशन कौन लिख सकता है, लेट्स सी किसे याद है, मैंने ऑलरेडी बताया है। मुझे आंसर करे, पोटेंशियल का डायमेंशन लिख के बताना है आप लोग को। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल का डायमेंशन जल्दी से लिख के बताएं। सर मैसेज करे या बताए। अब मैसेज करना है। श्रीजीत गलत आंसर है, फिर से ट्राई करें श्रीजीत। कार्तिक रॉन्ग आंसर, सृष्टि रॉन्ग आंसर, ओके आर्यन नॉट करेक्ट, इट वाज क्लोज बट नॉट करेक्ट। या आयुष, आयुष इट्स करेक्ट। अभी तक सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, आयुष का। ओके शिव प्रसाद करेक्ट आंसर, गुड। आर्यन इट्स करेक्ट, आदित्य नॉट करेक्ट।
Varun, it's not correct. Arjun, I need dimension, not the unit you are writing. चलिए डिस्कस कर लेते हैं, काफी सारे लोगों ने गलत आंसर किया हुआ है। देखें, पोटेंशियल का किस फॉर्मूले से देखेंगे। हमें याद है क्लास 10th में आपने सीखा होगा फॉर्मूला, पोटेंशियल इज डिफाइंड बाय W by Q। द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्यों लिख रहे हैं। कार्तिक, ध्यान दो, क्यों नहीं आंसर कर सकते यार, क्यों नहीं। हमारा जो फंडामेंटल है वो करंट है, सो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q by T। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि करंट इज चार्ज बाई टाइम। सो यहाँ से क्यों निकाल सकते हैं, दैट Q इज करंट इनटू टाइम। तो ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। I की वैल्यू कितनी होती है, आप एम्पियर भी A भी रख सकते हो या I भी रख सकते हो। तो A रख दो या I रख दो, दोनों ही चीजें करेक्ट है। तो Q की डायमेंशन ये लिखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने Q को Q ही लिख दिया है। तो अगर हम फाइनल आंसर करें पोटेंशियल का, तो वर्क क्या होगा, वर्क मतलब एनर्जी, मतलब mL2T-2। और बहुत सारे स्टूडेंट ने Q को Q ही लिख दिया, जबकि Q को क्या लिखना है, A इंटू टी लिखना है। सो फाइनल आंसर हमारे पास होगा mL2T-3 A-1 और I-1, डिपेंड करेगा आप क्या लिख रहे हो करंट के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था, मेन था बेटा चार्ज का लिखना। काफी सारे स्टूडेंट ने चार्ज का डायमेंशन नहीं लिखा, और ये डायमेंशन। श्रुति, यू हैव एनी डाउट? ओके, सो इफ समवन हैज डाउट यू कैन आस्क। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए था, काम बन जाएगा। चले अच्छा, देखते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूँ, चले आप लोग सॉल्व करें। आई रीड द आंसर फॉर resistivity. Okay, so I'm asking the question for resistivity. Let's see who can answer. The dimension of resistivity. This is based on your 8th, oh sorry my mistake, class 10th। याद रखें क्लास 10th के आइडिया पे बेस्ड है। रेजिस्टिविटी आपने क्लास 10th में सुना है। लेट्स सी हु रिमेंबर्स। चैट बॉक्स में मैसेज करना है, देखते हैं। Yes, Samarjit, do you have any doubt? Okay. Vishwaraj, not correct. Resolve. समर्थ, ये डायमेंशन में V कहाँ से आ गया। डायमेंशन में V नहीं आ सकता ना, थोड़ी सी ध्यान देना है। Very good, very good. So Dhruv, it's correct. Yes, Raj, it's correct. Karthik, good, it's correct.
Adit, it's correct. Sairaj, correct. Okay. I think everyone has got the correct answer. Very good. देखें काफी सारे लोग का आंसर सही है. देखिए रेजिस्टिविटी पहले ढूंढना पड़ेगा कि रेजिस्टिविटी किस फॉर्मूले में है. तो आपको याद करना पड़ेगा दैट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो क्लास 10 में पढ़ा वो था रो इंटू एल बाई ए. अब ये मत बोलना सर रो अभी आपने डेंसिटी बताया था. ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज सेम क्वांटिटीज के लिए सेम लेटर्स यूज करते हैं. सो यहाँ पे रो मतलब है रेजिस्टिविटी. तो रो की डायमेंशन क्या हो जाएगी? रो की डायमेंशन हो जाएगी आर इंटू ए बाई एल. अब आर को ढूंढना है तो आर हमें देखना पड़ेगा किससे निकाल सकते हैं? ओम्स लॉ से. V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर. सो V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ. तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई. ये हो गया. अब डायमेंशन लिख दो. V की डायमेंशन हमें पता ही है. V की डायमेंशन कितनी है? ml t माइनस 3 सॉरी ml2 t माइनस 3 a माइनस 1. नीचे करंट एम्पियर. देन लेंथ एरिया एल स्क्वायर. तो एक एल स्क्वायर से एक एल कैंसिल आउट होगा. फाइनली अगर देखें तो रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आएगी एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2. सो ये हमारी डायमेंशन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट निकाल के दी है. वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा. बहुत ही टफ यूनिट है, ऐसा नहीं है रेजिस्टेंस में, क्योंकि तीन तीन लिंक्स हैं. यहाँ पे देखिए तीन तीन लिंक्स हैं. नंबर 1 कि आपको पहले ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए. नंबर 2 ओम्स लॉ भी पता होना चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 3 ये पोटेंशियल का भी निकालना आपको आना ही चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो. तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया. चले वापस आते हैं शीट के क्वेश्चन सॉल्विंग में. तो ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था. क्वेश्चन नंबर 99 ऑलरेडी डिस्कस हुआ है. इसमें 100 में किसी को कुछ डाउट है तो बताता जाएगा. 100 एकदम इजी है, स्ट्रेट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 102. विच क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस में. ये जो कपल है, कपल लिखा हुआ है, कपल का मतलब मोमेंट ही होता है. तो हम जो बात कर रहे थे कि कपल क्या है, तो टॉर्क जैसा ही है. कपल इज वेरी सिमिलर टू टॉर्क इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. तो कपल में आपको टेंशन नहीं लेना है. विच फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन. तो कपल एंड वर्क का चेक करना है कि रहेगा कि नहीं. वर्क और पावर नहीं रह सकता, फोर्स और पावर नहीं रह सकता. ऑप्शन ए या डी में से ही चेक करना है. लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में चेक करना है. तो कपल और वर्क आपको बताया. कपल क्या था? टॉर्क. तो कपल एक टाइप का टॉर्क ही है विच वाज फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो फोर्स इनटू डिस्टेंस तो वर्क भी होता है, मतलब ये भी सेम हो गया. तो कौन डिफरेंट है? लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट. क्लियर. अब हीट वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा. यूजुअली क्लास 9th में हम ये चैप्टर पढ़ लेते हैं हीट का, बट मैं आगे बताऊंगा हीट वाले चैप्टर में कि कैसे लेटेंट हीट डिफरेंट है और स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है. मैं क्यों फॉर्मूले उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा टाइम. तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है उन फॉर्मूलाज को डिस्कस करने की. ओके, क्वेश्चन 109 सॉल्व करें सब लोग. क्वेश्चन नंबर 109 सॉल्व करेंगे. गुड आर्या, गुड, करेक्ट.
ओके ग्रेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया, करेक्ट आंसर है। यार फिजिक्स में दो टाइप के फोर्स है, जैसे आप यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ विस्कस फोर्स, समझ जाना है ये फोर्स है। अच्छा, जिसने शीट सॉल्व किया होगा उसने देखा होगा एक ऐसा टाइप का फोर्स भी है जिसका यूनिट फोर्स जैसा नहीं है। कोई बता सकता है विच फोर्स इट इज, जिसका यूनिट फोर्स जैसा नहीं है? कोई बता सकता है? सारे फोर्स, जितने भी टाइप के फोर्स है, सबका यूनिट फोर्स जैसा ही होता है। फिजिक्स में सिर्फ एक ही फोर्स ऐसा है जिसका यूनिट फोर्स जैसा नहीं है। कोई बताएगा? जैसे देखो यहाँ पे विस्कस फोर्स आ गया ना, इसका मतलब समझ जाना है कि इसका यूनिट क्या है, फोर्स जैसा ही है। और ये डिपेंड करता है किस पे, सम कांस्टेंट जो आएगा इनटू वेलोसिटी, स्पीड। तो अब हमें बताना है कि इसके की डायमेंशन क्या होगी। तो फोर्स की डायमेंशन है ml(t-2), डन। और स्पीड की डायमेंशन है lt-1, वो हमने डिवाइड कर दी है, तो सिर्फ बच गया है क्या k। क्लियर? तो यहाँ से देख लें, एल कैंसिल आउट हो गया और क्या हो गया है m, और एक t-1 कैंसिल हो गया, सो m1 l0 t-1 ये आएगा। खैर ये क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अभी पूछ रहा हूँ। कोई आंसर कर सकता है? क्वेश्चन है कि फिजिक्स में एटलीस्ट जो 11th-12th में हम फिजिक्स पढ़ते हैं, विच फोर्स डज नॉट हैज सेम यूनिट एज फोर्स? ओके गुड, करेक्ट आंसर। सर फोर्स ग्रेडियंट। फोर्स ग्रेडियंट तो एक डिफरेंट नेम ही हो गया पूरा, ग्रेडियंट का तो किसी का नहीं होगा। याद रखें ग्रेडियंट मतलब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कर देंगे। एक क्वांटिटी जानना चाहता हूँ, अच्छा ये बताओ टेंशन की यूनिट क्या होती है, मतलब टेंशन का यूनिट क्या रहता है, डायमेंशन या यूनिट? बताया, टेंशन एक टाइप का फोर्स ही है। इधर टेंशन एक टाइप का क्या है, फोर्स है, इसका यूनिट भी क्या रहेगा, न्यूटन ही रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, जो इसका यूनिट रहेगा वो न्यूटन ही रहेगा। क्लियर? तो टेंशन एक टाइप का फोर्स है, उसका यूनिट यही रहेगा। अब हम बात करते हैं वो क्वांटिटी जो जिसका यूनिट न्यूटन जैसा नहीं होता है, वो है सरफेस टेंशन। तो क्या वर्ड है, सरफेस टेंशन। ये जो होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इस तरीके से डिफाइन होता है। तो ऑफ कोर्स इसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका एल एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब mt-2 बचेगा। किसका? सरफेस टेंशन का। तो इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, बट याद रखना है कि इसका यूनिट क्या रहता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ रहता है, बट इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। किसी ने पहले कभी सुना है ये फोर्स? कोई आंसर करे। किसी ने पहले कभी इस वर्ड के बारे में भी सुना है, सरफेस टेंशन क्या है? सर वो शीट में नीचे दिया है ना। अच्छा शीट में से नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो वही तो पूछ रहा था मैं कि सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो फोर्स पर यूनिट लेंथ से डिफाइन होता है। अब एग्जांपल में बताता हूँ कि ये किस टाइप का फोर्स है। ये वो फोर्स है जो आप कभी कोई एक लिक्विड देखे, सपोज एक कंटेनर में कोई लिक्विड है, तो आप देखेंगे कि लिक्विड की जो टॉप लेयर है लिक्विड की जो टॉप लेयर है, आप फील करोगे कि उसमें एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन टाइप की बन जाती है। क्लियर? एक मतलब एक इलास्टिक नेचर आ जाता है उसमें, मेम्ब्रेन टाइप का बन जाता है। तो वो बनता है उस लिक्विड की इस प्रॉपर्टी की वजह से, विच इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मतलब लिक्विड की सरफेस पे क्या होगी, वो टेंस होने लग जाते हैं, अगल बगल के जो मॉलिक्यूल्स हैं आसपास के, वो उसको खींचने लग जाते हैं। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ये भी हमारा एक अलग चैप्टर है फिजिक्स में, तो टेंशन नहीं लेना है, हम बहुत डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन को। डन। तो अभी डायमेंशन और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, प्लैंक कांस्टेंट से रिलेटेड डायमेंशन कोई आंसर करेगा? प्लैंक कांस्टेंट
कहाँ पर मिलता है, आपने हो सकता है केमिस्ट्री में पढ़ लिया हो। प्लैंक कांस्टेंट किस फॉर्मूले में मिलेगा आपको? E सर is E equal to h इक्वल टू एच वी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमने केमिस्ट्री पे भी देखा हुआ है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू मतलब यहाँ पर स्पीड नहीं है, ये है फ्रिक्वेंसी। सो फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है? फ्रिक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो फ्रिक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम, दिस इज एनर्जी। यहाँ से हमें एच मिल जाता है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये डिफाइन होता है m इंटू आर स्क्वायर टाइप का। तो याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें तो वो हो जाता है, किसी भी चीज का मोमेंट पूछा है तो मतलब एक और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो। तो पहले मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है उसको बोलते हैं इनर्शिया, तो मतलब बन जाता है m इंटू आर। और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछा है तो मतलब m इंटू आर स्क्वायर बन जाता है। तो ये थोड़ा सा दो नई चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं। अब यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। तो बताएं कि डायमेंशन ऑफ ये क्या होगा। हमें क्या बताना है? एच प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जल्दी से फाइंड करिए। Sir, can you please explain this one more time? I didn't get it. Okay, so we have two formulas here. We need the ratio of dimension of Planck constant. So we have a formula of energy in which Planck constant is used. So this H is called Planck constant. Planck constant. So to find H, we can say H is this energy by nu. Nu means frequency. Frequency is nothing but 1 by time period. So I can write it that it is E is equal to H into frequency. I can write 1 by time, and the time will be multiplied. So H will be E into T. So I can write H is equal to E into T. Done. And the moment of inertia is defined as m into r square. So m into r square, r is a distance. So like that you can solve H by I ratio. Thank you, sir. Okay. सर m मास है क्या? हाँ, m मास है। m मीटर बिल्कुल नहीं है, यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो m मतलब मास होता है। ओके, गुड, करेक्ट आंसर आदित्य। ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट है, गुड। देख लेते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी। एनर्जी का लिख लेते हैं, क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ओके, इंटू एक टी हमारे पास और है, इंटू एम, और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एम एल स्क्वायर। अब देखें क्या क्या कट होगा। तो अगर देखें तो एम से एम कैंसिल और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, मतलब ये पार्ट कैंसिल। सो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इंटू टी, मतलब क्या होगा? टी टू दी पावर माइनस वन बचा। और अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बताया कि टी पावर माइनस वन मतलब इट इज वन बाई टी टाइप ऑफ क्वांटिटी। 1/t type of quantity is nothing but frequency. तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, फिर फ्रीक्वेंसी आंसर हो जाएगा। तो कुछ नई चीजें, ऑफ कोर्स डायमेंशन की खास बात यही है कि हम बहुत सारी नई क्वांटिटीज देखेंगे, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। चले, तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ओके, 112 सॉल्व करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 112 सॉल्व करें। लेट्स सी यू कैन आंसर। CgS2, the density of a substance in CGS system is this. What is its density in SI or MKS system? क्वेश्चन 112 सॉल्व चाहिए कि पूरा प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करें। ओके, आयुष करेक्ट, आर्या करेक्ट,
आपको कन्वर्जन प्रॉपर करना है। वंशिका करेक्ट। ओके, इन द केस ऑफ दिस ऑप्शनल क्वेश्चन आप जरूरी नहीं है कि पूरा ऑप्शन लिखें, जस्ट आप लिख सकते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जस्ट उतना लिख दे तो काफी है। विश्वराज इट्स नॉट करेक्ट। जयस ओके गुड, करेक्ट। लेट्स सी, देखो क्वेश्चन 112 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 112 की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 112 में क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है, तो उसमें हमें ग्राम से कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया आपको क्लियर होना चाहिए। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किसमें, केजी पर मीटर क्यूब। तो दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 kg इज 1000 ग्राम, मतलब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे सो 10⁻³ सेम 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, और अगर उसको इनवर्स कन्वर्ट किया मींस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कन्वर्ट किया तो आएगा 10⁻²। बट देखो सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो क्यूब लगा देंगे। अभी देखे 10⁻³ अपॉन ये कितना है 10⁻² का क्यूब, मतलब पावर टू दी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2 क्या आएगा -6। तो अभी -6 से कट किया तो ये आ गया 1/10⁻³ इसको ऊपर लेके गए तो आ गया 10⁻3। तो इसका मतलब क्या वैल्यू हो गई 10⁻3 इज द फैक्टर ऑफ कन्वर्जन है। तो फैक्टर ऑफ कन्वर्जन कितना है 10⁻3, सो 0.475 में 10⁻3 मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ठीक है, काफी लोगों ने बहुत अच्छा करेक्ट आंसर दिया। ओके ओके, 116 तक ये सारी चीजें डिस्कस हो गई थी, काफी सारी चीजें। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 119 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 119 सॉल्व करना है। लेट्स सी, ओके क्वेश्चन आदित्य करेक्ट आंसर, ओके गुड। आर्या करेक्ट आंसर, कार्तिक करेक्ट आंसर, वेद करेक्ट, ओके गुड। वंशिका करेक्ट आंसर, यशराज करेक्ट आंसर, गुड। ओके काफी सारे लोग का आंसर है करेक्ट है। इसमें बहुत स्ट्रेट फॉर्मूला है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही हमें डील करना होता है। बट हमें पता है क्वेश्चन में एक यूनिट दिया है फोर्स और एक यूनिट दिया है एनर्जी। तो अगर बात करें कि एनर्जी जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस टाइप का। अब आप लोग सोचोगे क्यों, क्योंकि हमने वर्क से देखा हुआ है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। तो वर्क ही क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, दिस फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे डिस्टेंस की डायमेंशन चाहिए होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स विल बी अवर डिस्टेंस। तो अगर कुछ भी एग्जाम में दिया है कि यार एनर्जी का कुछ एक डिफरेंट यूनिट है 50 और फोर्स का यूनिट एक डिफरेंट है, तो उन दोनों को बस डिवाइड करके आंसर किसका आ जाएगा, डिस्टेंस का आ जाएगा। तो बहुत ही कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन था ये। ओके क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 121 ये क्लास नोट्स में डिस्कस किए हैं काफी सारे टाइम्स। क्वेश्चन 122, क्वेश्चन 122 में डायमेंशन ऑफ बी निकाल ले। देखें डायमेंशन ऑफ बी क्या आ रही है,
सी और ए गेस करना बहुत इजी है। डायमेंशन ऑफ बी देखते हैं कि कैसे निकालते हो आप लोग। सॉल्व करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 122, ये आप बोल के बता सकते हैं। जिसका आंसर आ जाए डायमेंशन ऑफ बी, वो एक्सप्लेन करेगा कि डायमेंशन ऑफ बी कैसे निकालेंगे। L. L. ओके, गुड गुड, ठीक है। एक्सप्लेन करे कोई, कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? सर हाँ विश्वराज बताए, एक्सप्लेन करें। सर वो C का डायमेंशन T ही होगा। वेरी गुड, सी का डायमेंशन टी होगा बिकॉज सी इज एडेड विद टी। ओके देन। हाँ, फिर B अपॉन T को V के इक्वल करेंगे। ओके, बिकॉज सी और टी का सेम डायमेंशन है तो सॉल्व करके भी टी ही आएगा। सो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई टी लिख सकते हैं इस सी बाई टी के जगह पर पूरा। सो बी बाई टी को वी के इक्वल करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। गुड, ग्रेट, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए, डायमेंशन में उतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बहुत सारी डायमेंशन यहाँ पे हमने डिस्कस किए। 123 डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 123 देखें। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एंड के हमें चाहिए, कोई एक्सप्लेन करें। बाकी लोग सॉल्व करते जाएं, जिसको आगे है वो एक्सप्लेन भी कर सकता है ये। सर हाँ एक्सप्लेन करें बेटा। WT इज इक्वल टू Yes. 0 होगा, क्यों डायमेंशन लेस होगा कैसे इनसाइड पता? एंगल, बिकॉज इट इज एंगल। सर 1 होगा ना? हाँ मतलब जीरो नहीं लिखते हैं, डायमेंशनली जीरो लिखने में वो थोड़ा सा सॉल्विंग नहीं होगा। मतलब देखो उसके कहने का मतलब पॉइंट क्या हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें वर्ड ये है कि डायमेंशन लेस होगा। W इंटू टी ये होगा डायमेंशन लेस, मतलब इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा। तो डायमेंशन लेस को जर्नली हम क्या लिख देते हैं, इधर लिख दो आप कि m जीरो है, l जीरो है, t जीरो है, कुछ भी नहीं है। और टू सॉल्व द मैथमेटिक्स आई कैन राइट 1। तो ये मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए हम उसे 1 जैसा लिख सकते हैं। तो अगर हम W की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/t जितना आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसा जीरो मतलब डायमेंशन की पावर जीरो हो जाती है। अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो उसको ऐसे 1 जैसा ट्रीट कर लेते हैं, जिससे वो प्रॉपरली मैथमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो W की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1/t जितनी हो जाएगी। सेम इज विद kx। तो सबको टारगेट कहाँ करना है, यहाँ पे क्या, दिस y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा। तो मैंने बताया है ऑलरेडी, ये चीज बताइए कि ये जो साइन के अंदर लिखा होता है, दिस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये जो एंगल है, ये एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है। तो इसलिए ये याद रखना है कि इसके अंदर जो भी चीजें ऐड हो रही हैं, जैसे ओमेगा टी और के एक्स, ये दोनों ही क्या होंगे, डायमेंशन लेस। मतलब के एक्स को भी किस क्या कर सकते हैं, 1 के इक्वल कर देंगे। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x। तो एक पे आएगा 1/टाइम और एक पे आएगा 1/डिस्टेंस। इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, सो अब क्वेश्चन नंबर 125 ट्राई करना है आप लोग को। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ट्राई करना है। ऐसे डायरेक्ट नहीं बता देना सर पीछे वाले क्वेश्चन में आपने आंसर बताया है। आई नीड टू सॉल्व फ्रॉम दिस गिवन फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे सब लोग। ओके गुड, आयुष, आर्या, ओके। ओके, फिर से रीसॉल्व करना होता है। एक चीज ध्यान देना, ऐसा नहीं, कुछ लोगों ने अभी ऑफ कोर्स शीट सॉल्व की है तो उन्हें आंसर्स ऐसा अभी जस्ट सॉल्व किया तो याद हो जाता है। बट जब भी कोई क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो उसे फिर से सॉल्व करना है। बहुत जल्दी कर लोगे आप, नॉट अ प्रॉब्लम, बट फिर से सॉल्व करने से एटलीस्ट वो चीज़ें कभी फिर वापस फेड नहीं होती हैं, हमेशा माइंड में रहती हैं। दैट एच इज इक्वल टू मुझे चाहिए लेमडा इंटू रूट 2m ये। सो एच इज इक्वल टू डायमेंशन चाहिए तो सबकी डायमेंशन प्रॉपरली लिखेंगे।
2 की डायमेंशन नहीं होती तो इस 2 को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सबकी डायमेंशन रखेंगे हम। सो लेमडा की डायमेंशन, लेमडा इज अ वेव लेंथ, तो क्वेश्चन में गिवन है व्हाट लेमडा इज अ वेव लेंथ, तो क्या होगा इसका डायमेंशन एल। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, सो ये हो गई पावर 1/2। एम मतलब मास। ओके, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है ml²T-2। तो अगर तरीके से देखें तो ये पूरा हो गया क्या, m²L²T-2 टू दी पावर 1/2। अभी पता है ना, टू दी पावर 1/2 क्या होगा, पावर हाफ हो जाएगी, क्योंकि जैसे इसमें दिया हुआ है तो उस तरीके से माफ कर सकते हैं। गुड कार्तिक, करेक्ट आंसर, गुड। तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो पावर होती है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और पावर टू दी पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने बताया कि जितनी क्वांटिटीज अंदर है सब पे मल्टीप्लाई होगा। तो m की पावर 2 है, इंटू 1/2 होगा, तो कट होकर सिर्फ क्या बचेगा, 1, मतलब m बचेगा, l बचेगा, t⁻−1 बचेगा। तो अभी अगर सॉल्व किए तो देख लेते हैं कि क्या है, फिर m आएगा, l2 आएगा, t-1 आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो काफ़ी सारे 3-4 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया था बहुत ही पहले। ओके, बट सॉल्विंग आपको आना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सॉल्विंग यहाँ पे ध्यान दें इस चीज़ का। क्या h का एक फॉर्मूला आपको गिवन है, तो आप उस फॉर्मूले से ही h की वैल्यू निकालें। चले, क्वेश्चन नंबर 126 बताएं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 126। एकदम नया क्वेश्चन है, देखें कौन आइडिया, मतलब किसका आइडिया एकदम क्लियर है। यशराज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट, कार्तिक नॉट करेक्ट, आर्या करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, विश्वराज नॉट करेक्ट। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक मिसकॉन्सेप्शन बता दूं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है, उस चीज़ को पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सब लोग सुनेंगे। पहला जो हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है वो सुने, वो क्या है, वो है कि कांस्टेंट मतलब आप समझते हो, कांस्टेंट मतलब समझते हो नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। आप यूजुअली, ये मिसकॉन्सेप्शन है कि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है कि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं हो सकती है। क्लियर? तो विल सी सर्टेन एग्जांपल्स और उसके बेस पे बात करेंगे कि कांस्टेंट की डायमेंशन हो सकती है। सुने, सपोज आपको गिवन है, ध्यान देंगे, गिवन है, लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज v इज इक्वल टू 20t plus bt square. Clear? Now my question is, so find dimension of this b and constant 20। ये जो 20 लिखा हुआ है इसकी डायमेंशन। तो अब आप लोग को लगेगा सर ये तो एक नंबर है, सब ध्यान दें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको लगेगा कि ये एक नंबर है सर, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। गलत, इसकी डायमेंशन को होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, रीजन क्या है, बिकॉज वी नो दीज आर द टर्म्स ना, they will have same dimension, that means v will be 20 into t and v will be bt square। so b की डायमेंशन तो क्लियर है कि v बाई क्या होगी, t स्क्वायर, लेकिन 20 की डायमेंशन अगर आपको देखना है वो हो जाएगी v बाई t। तो इसका मतलब v बाई t कितना होगा, v होता है lt-1 और एक और t डिवाइड किया मतलब lt-2। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि v की भी
20 की भी डायमेंशन आ जाएगी क्या, LT माइनस 2, और ये किस चीज की डायमेंशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। मतलब ये जो 20 था वो एक टाइप का क्या है, एक्सेलरेशन है। तो मान लो 10 दिया होता तो G टाइप की वैल्यू है कुछ। तो ये समझना है, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि एक नंबर हमेशा डायमेंशन लेस हो, हम सॉल्व करके देखेंगे कि वो नंबर की डायमेंशन आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर। तो ये तो था कि एक अलग क्राइटेरिया मैं समझाना चाह रहा था। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन 126 में क्या पूछा है, e टू द पावर समथिंग है। हमें मैथ में पता होना चाहिए कि e एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी जो पावर होगी e टू द पावर समथिंग, वो क्या होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। e टू द पावर लेट्स से x है, तो जैसे साइन थीटा वगैरह था, तो वैसे ही हमें याद रखना है क्या, ये पूरा e टू द पावर x ये खुद डायमेंशनलेस होता है। तो ये याद रखना है कि ये खुद डायमेंशनलेस होता है, प्लस इसके साथ का ये जो x है ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तभी तो डायमेंशन ही नहीं आ रही है e टू द पावर की। तो इसका मतलब समझना है कि e टू द पावर में ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये खुद पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब अल्फा इंटू टी स्क्वायर क्या है, डायमेंशनलेस है। और मैंने बताया मैथमेटिक्स अगर डायमेंशनलेस दिखाना है तो क्या एज्यूम कर लो, 1। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t स्क्वायर। तो आंसर ए नहीं होगा, ए इनकरेक्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, दैट अल्फा इज t टू द पावर माइनस 2। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि e टू द पावर पे भी जो चीजें हैं वो भी डायमेंशनलेस है। तो जो भी वहां पे मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर मतलब एज अ 1 ट्रीट करेंगे मैथमेटिकली सॉल्विंग के लिए। डायमेंशनलेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें, बताएं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं, चले। तो अभी मुझे लगता है क्वेश्चंस अब पूछ लेते हैं। मैंने मतलब काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर ही दिए हैं। तो क्वेश्चन 130 तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन 130 तक, 127 टू 130 तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछे। ओके, देन 131 टू 35 तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछे। 131 से 135 तक। 133. 133, okay. What is the dimensional formula for this? ओके, ठीक है। तो यार इसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये जो है ये इंडिकेट करती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, तो ये जो म्यू है, म्यू नॉट, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है मतलब ई नॉट जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताता है, और दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला याद रखना है। स्पीड मतलब ईएम वेव को हम लाइट की स्पीड जैसा देखते हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम माइंड में रख सकते हैं कि अवर सी स्क्वायर इज दिस। तो हम बता सकते हैं कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसकी आएगी, सी स्क्वायर जैसा आएगा। जहाँ पे सी मतलब क्या है, जहाँ पे सी मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। सी है स्पीड ऑफ लाइट और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर एवरीवन। तो ये पैटर्न मतलब जस्ट ये फॉर्मूला याद रखने वाला ही है। और फिर से वही बात मैं बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा एक अलग से पूरा चैप्टर है, वहां पे हम इन चीजों को बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे तो याद हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। कोई और डाउट नहीं? ओके, देन 136 टू 140 किसी को डाउट? 136 टू 140
138. 138 देखें, गुड। द डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर। तो यार मैं प्रेफर करूंगा कि 138 आप स्किप कर दें, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी ऐसी नई क्वांटिटीज देखनी पड़ जाएंगी। ये जो क्वांटिटीज हैं ये क्लास 12 से रिलेटेड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं ई से, ई वेक्टर, फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिखते हैं पी वेक्टर से। तो इन तीनों चीजों में वो लेंथ का पैरामीटर पूछ रहा है, तो फिर इन तीनों फार्मूलों को आपको डेराइव करना पड़ेगा, डेराइव करके लिखना पड़ेगा। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, लेट्स से कोई गेस करना चाहे, अभी तक मैंने जो बताया है, तो इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी है जो आप लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हैं? विच क्वांटिटी यू कैन डायरेक्टली मीन्स गेस, जस्ट जो आज मैंने डिस्कस किया है, बेस्ड ऑन दैट ओनली। लेट्स सी आप लोग कितना सुनते हैं वो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 138 में मैंने एक क्वांटिटी का थोड़ा सा लॉजिक आज सिखाया है। कोई बता सकता है क्या है वो लॉजिक? सर वो मोमेंट का इनटू डिस्टेंस करना वेरी पड़ेगा। गुड, वेरी गुड। यहाँ पे एक वर्ड हमें दिख रहा है, क्या? मोमेंट। और मैंने आज मोमेंट का इंट्रोड्यूस बताया है कि फिजिक्स में मोमेंट का मतलब क्या होता है। बताएं, मोमेंट का मतलब क्या करते हैं? Into distance. हाँ, इनटू डिस्टेंस करते हैं। तो मैं सारी चीजें नहीं, बट आपको पी से हिंट दे देता हूँ कि पी जो होता है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। क्लियर? तो पी ही क्लियर हो जा रहा है, पी से ही ऑप्शन सॉर्ट हो जा रहा है कि पी पे लेंथ की पावर कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 140 तक किसी को कुछ डाउट? तो क्वेश्चन 140 जो है वो हमने टेस्ट में डिस्कस की, टेस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। टेस्ट पेपर में मैंने 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस शीट से ही रखे थे। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस शीट अच्छे से सॉल्व की थी उनको बहुत ही अच्छा स्कोर आया है। जब आप टेस्ट पेपर देखो और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो तो देखोगे कि जो 1/3 पेपर है वो मैंने प्रैक्टिस शीट से ही दिया हुआ है। चले तो क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। 140 पे वैसे ये टेस्ट का क्वेश्चन है, कल हमने इससे डिस्कस भी किया है। इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडिएशन प्रेशर, आप जानते हैं, प्रेशर आप जानते हैं, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, आप जानते हैं, क्यू है रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अलग है। ये क्या है? इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये थोड़ा सा ध्यान देना था कि क्यू क्या है, तो फिर काम बन जाता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चले तो 141 टू 145 में कुछ लोग का 143 डाउट है, उससे पहले किसी का कुछ डाउट? सर 142। 142 ओके, और किसी का कुछ डाउट? नहीं, तो 142 डिस्कस करते हैं। 142 काफी लेंदी क्वेश्चन है, देख लेते हैं 142 में, क्योंकि काफी सारी चीजें पूछी हुई हैं। हाउ विल एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ, हाउ यू विल एक्सप्रेस मास। तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? मास फाइंड करना है। ओके, किसके फॉर्मेट में? गिवन फॉर्मेट में, लाइट, एच और जी। तो बेटा सबके फॉर्मूले साइड में लिख के रख लेने होते हैं, फिर गेस करना होता है। तो देखें, एच का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एच इज इक्वल टू क्या बताया अभी? ई बाई न्यू, याद है ना? एच इज इक्वल, ई इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई टाइम पीरियड, मतलब क्या हो जाएगा? ई इंटू टी टाइम पीरियड, ये हो गया एच। फिर बात करते हैं जी। सो जी इज इक्वल टू कहाँ पे था? ये था एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ग्रेविटेशनल वाले फॉर्मूले से। तो वहां से हमने निकाल लिया जी की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए? सी, स्पीड ऑफ लाइट, तो वो है एल टी माइनस 1। सबकी डायमेंशन लिख लेते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो टी माइनस 2 में एक टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा सिर्फ कितना? टी माइनस 1। यहाँ पे देख रहे थे फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। सो ये हो जाएगा क्या? ये बनेगा m माइनस 1, फिर एल स्क्वायर है और एक एल है तो एल क्यूब बन जाएगा, और t माइनस 2। तो ये 3 डायमेंशन हमने लिख ली। अब आपको बस मैथमेटिक्स लगानी है। आपको क्या बचाना है? सिर्फ मास।
अब आप सोचो कि सिर्फ मास कैसे आएगा। देखो सी पे कोई मास है क्या? नहीं, तो सी की तो कोई टेंशन नहीं है। एच और जी के बारे में सोचना है। अगर आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो देखो एक मास प्लस है और एक मास माइनस है, मास कैंसिल आउट हो जाएगा। बट हमें मास कैंसिल ही तो नहीं करना ना, हमें तो मास उल्टा लेके आना है। कंफर्म हो गया कि आप H इंटू जी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने H इंटू जी किया तो M क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? H को ऊपर रहना चाहिए और G को नीचे रहना चाहिए, जिससे m टू दी पावर -1 ऊपर जाके क्या बन जाए? प्लस m बन जाए, और फिर m स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका रूट भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया कि रूट h/g तो होना ही चाहिए। अब देख लो बाकी चीजें एडजस्ट करने के लिए, तो L और T वगैरह को कैंसिल करने के लिए अगर हम ऑप्शंस देखें तो सी ऑप्शन मोस्ट फिट हो रहा है, CH/G। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, इंटरप्रेट करके लॉजिक लगाकर सॉल्व करते हैं पूरा। तो ये सबको समझ आया यार? किसी को कुछ डाउट है 142 में तो बताएं। नहीं, ओके। सो 143 देख लेते हैं अब। ओके, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्स चाहिए, जबकि हमें कुछ नई नई चीजें दी हुई हैं। तो यार यहाँ पे फिर वही नया फार्मूला है जिसमें आपको ये जो ई है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो इस ई को हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इस ई को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये 0 लगा हुआ है, उसको नॉट बोलेंगे। तो ये इस वैल्यू को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं करना क्या है कि x की डायमेंशन लानी है, विच इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ओके, डेल्टा वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल है। डेल्टा वी क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल है। इसका मतलब समझें कि पोटेंशियल के टर्म्स में आपको लेके आना पड़ेगा, बट सबसे पहले आपको एप्सिलॉन पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन कहाँ पे आता है। किसी को पता है ये एप्सिलॉन कहाँ पे देखने को मिलता है, किस फॉर्मूले में, अपार्ट फ्रॉम वो जो सी वाला फॉर्मूला बताया है? अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का बताया है उसे छोड़ के। KQ/R²। ओके, गुड। और कोई क्या बोलना चाह रहा है? ओके, तो यार एक चीज होती है, एक होता है फोर्स करके, फोर्स होता है, अगर हम बात करें तो फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स होता है KQ/R²। फोर्स, सॉरी, जो फोर्स होता है वो होता है KQ/R², मतलब F इज इक्वल टू KQ/R²। और ये जो K होता है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आता है हमारे पास। एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे आता है? इस K वाले में आता है। तो सेम फॉर्मेट में अभी, बिकॉज यहाँ पर आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग लीव कर दें, बट फिर भी अगर आपका मन है तो आप पोटेंशियल का लिख लें। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सिंपल, ये फॉर्मूला पोटेंशियल का होता है। फोर्स का Q/R² होता है, पोटेंशियल का सिर्फ Q/R होता है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल पता है, L पता है, डेल्टा T पता है, एप्सिलॉन तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो x की डायमेंशन हमारी सिंपल स्ट्रेट आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि सारी क्वांटिटीज पता होंगी तब आप गेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए मैंने बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में ये सारी क्वांटिटीज एकदम फेमिलियर हो जाएंगे। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत यूज होता है फिजिक्स में, तो इससे आप एकदम फेमिलियर हो जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, टोटल x की बात कर लेते हैं तो फिर x क्या होगा? देखो एप्सिलॉन इंटू एल, और नीचे क्या? एप्सिलॉन इंटू आर, मतलब डिस्टेंस टाइप की चीज है। एप्सिलॉन इंटू आर, तो दोनों क्या होंगे? कट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा? Q बाई, और ये टाइम Q/T। Q/T मतलब करंट के जैसे का आंसर आएगा। तो इस तरीके से गेस कर सकते हैं। ओके, देन 146 टू 150 तक में कोई डाउट? क्वेश्चन 146 से 150 तक में डाउट? यहाँ तक जो हमने डिस्कस किए वो काफ़ी ठीक है। इसके बाद में भी आपको जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे अननोन क्वांटिटीज मिल सकती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज है तो आप स्किप कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट कॉन्सेप्चुअल बातें आपको पूरी आनी चाहिए।
जैसे 146 पे बात करें तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज पूछा हुआ है। 146 क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज है कि विच कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर और करेक्ट वैल्यू। ओके, सो 146 देन 147 फिर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर से एप्सिलॉन नॉट आ गया है। 147 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 148 बनना चाहिए, 149 फिजिकल क्वांटिटीज दिस। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमसे हो जानी चाहिए। ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 150 में एक नई चीज़ आई है, स्प्रिंग कांस्टेंट। किसी को पता है स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे यूज होता है, किस फॉर्मूले में यूज होता है स्प्रिंग कांस्टेंट? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, ये किसका यूनिट है, मतलब किसका फॉर्मूला है ये? मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं, ऑफ मैक्सिमम स्प्रिंग। कंप्रेशन का नहीं है। नहीं, कोई और बताए। स्प्रिंग का फॉर्मूला के जहाँ पे यूज F होता है। F is equal to kx. या वेरी गुड। तो एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की बात हम करते हैं, सो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो सिंपल होता है F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से हम बता सकते हैं K इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन एक्स। सो ये K मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, सो स्प्रिंग कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। फिर वही है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इंडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आरसी एलसी ये सब यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। 145 के बाद से जो अननोन क्वांटिटीज़ है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोन क्वांटिटीज़ ही सॉल्व करें। ओके, 159 सॉल्व करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 159 सॉल्व करेंगे। ओके आर्या, क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा हुआ है, तुम क्या आंसर कर रहे हो? ओके गुड एवरीवन। एनर्जी नहीं ढूंढना है, ये नहीं ढूंढना है कि विच मैचेस द एनर्जी। ऑफ कोर्स ए विल मैच द एनर्जी, बट क्वेश्चन में ये पूछा है विच इज नॉट सेम एज एनर्जी। तो नॉट सेम एज एनर्जी अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? तो फोर्स अपॉन एरिया इज नेवर सेम एज एनर्जी। सो ये एनर्जी है, पी वी एनर्जी जैसा है, बट कौन नहीं होगा, ए बाई वी स्क्वायर टाइप। तो ये एनर्जी के जैसा नहीं होगा, ये हम यहाँ पे माइंड पे रख सकते हैं। तो पी वी जो है इसका यूनिट क्या है, एकदम एनर्जी जैसा है, एनर्जी। डन। इनडायरेक्टली ये पी वी ही लिखा हुआ है, क्यों, ए बाई वी स्क्वायर इज क्वाइट सिमिलर एज पी। सो ये और बी इज क्वाइट सिमिलर एज वी, तो इसका मतलब ये पी वी ही लिखा हुआ है। V is as V, तो ये भी VP लिखा हुआ है, सब कुछ PV जैसा है, मतलब एनर्जी एक्सेप्ट दिस। ये किसके जैसा है, ये प्रेशर के जैसा है। ओके, फिर इस तरीके की से हमने सॉल्व किया। 160 तक किसी को डाउट? अप टू 160। अभी आप लोग को चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, अभी बार बार परमिएबिलिटी अगर आ जा रहा है तो अभी एक बार देख ही लो। परमिएबिलिटी हमने बता ही दिया, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये जो एप्सिलॉन है वो परमेबिलिटी है, उसका आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ओके, सो 165 तक कुछ डाउट?
अप टू 165. ओके, लेट्स से 163 देख लेते हैं थोड़ा सा. 163 अच्छा क्वेश्चन है. बात करते हैं 163 की. हमें डायमेंशन ऑफ ए इंटू डी फाइंड करना है, तो हमें ए ढूंढ के लाना है. तो देखो यार, सबसे पहले देखो मैं यहाँ से सॉर्ट करना शुरू करता हूँ. देखो ए ये ऐड है बी टी से, तो ए का डायमेंशन सेम होगा एफ जैसा, बी टी का डायमेंशन सेम होगा. फिर देखो ये पूरा ऐड है तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा. फिर ये पूरा एडेड है तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा. अभी क्वेश्चन है फोर्थ में कि ये जो साइन है ये, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता है. तो इसका मतलब मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो फोर्स का डायमेंशन इज सेम एज ए का डायमेंशन. ये क्यों? क्योंकि साइन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है. दूसरा क्या है, डी ढूंढना है. तो डी के लिए क्या है, ये वाली चीज हमें सोचनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू. तो हमें पता है ये वाली वैल्यू क्या है. ये वाली वैल्यू है 1/c+xd इज इक्वल टू, ये भी किसके जिसका होगा, फोर्स जितना होगा. अब सोचने वाली बात है कि यार c हो या xd हो, दोनों तो सेम होंगे ना, बिकॉज दे आर एडेड. सो c एंड xd सेम होंगे. अब इन दोनों को सॉल्व करके जो यूनिट आएगा वो भी तो c या फिर xd जैसा आएगा ना. तो हमें c तो नहीं फाइंड करना, हमें d फाइंड करना है. तो हमने इसको xd जैसा ही ले लिया और क्या आ गया f. सो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1/f इंटू एक्स. सो d पता है हमें और क्या पता है, a पता है. सो a इंटू डी हमें फाइंड करना है. सो a इंटू डी क्या हो जाएगा, a इंटू डी इज इक्वल टू a मतलब f और d मतलब कितना है 1/fx. सो एफ एफ कैंसिल, a इंटू डी क्या आ जाएगा 1/x. दैट मीन्स m0 x मतलब डिस्टेंस है. सो l टू द पावर -1 t 0. सो इस तरीके से डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो अप टू 170 किसी को कुछ डाउट बताएं. अप टू 170, 170 टाइप का क्वेश्चन है, डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी 170 टाइप का क्वेश्चन. ओके, सो 170 सॉल्व करें सब लोग. 175 का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, इस कैटेगरी का टेस्ट में भी दिया था. क्वेश्चन नंबर 170 सॉल्व करें सब लोग. तो अगर हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करके फाइनली g को देखें तो g इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l/t². ये हम फोकस करते हैं. और अगर हमें परसेंटेज ऑफ g चाहिए तो वो हो जाता है परसेंटेज ऑफ l प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ t. और ये आपको फाइंड करना है. देखिए ओके गुड आयुष, करेक्ट आंसर. वेरी गुड आदित्य, करेक्ट आंसर, वेरी गुड. सॉल्व करें यार जल्दी यार, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है.
आर्या इनकरेक्ट आंसर, कार्तिक इनकरेक्ट, विश्वराज नॉट करेक्ट, चलो देख लेते हैं। तो जिसका आंसर करेक्ट है उनसे बात कर लेते हैं। तो आदित्य आंसर करे। आदित्य यस सर। ओके, आप बताओ, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो कैसे सॉल्व किया है। हाँ पहले परसेंट ऑफ एल कैसे निकाला है सर, बताओ। वो फॉर्मूला में, हाँ सर, वो फॉर्मूला दिया है ना टाइम पीरियड का, तो दोनों साइड पे स्क्वायर करके जी का फॉर्मूला फाइंड किया है। चलेगा, जी का फॉर्मूला मैंने यहाँ स्क्रीन में लिख दिया है ना, आप देख पा रहे हो। हाँ सर। स्क्रीन में मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है जी का फॉर्मूला। यहाँ तक हो हाँ गया। अब परसेंटेज ऑफ एल कैसे निकालना है एरर। हाँ सर, तो जी का परसेंट एरर होगा एल, फिर एल का परसेंट एरर होगा 0.1/10 into 100। वेरी गुड। तो ये क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। सो डेल्टा एल क्या क्वेश्चन में गिवन, इट इज 1 mm एक्यूरेसी। इसका मतलब रीडिंग पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से उसने लिख दिया, दैट इज 0.1/10 into 100 प्लस 2 इंटू, इसकी बात करें 1/50 into तो 100। 100 ऑसिलेशन का 50 सेकेंड है, तो टाइम पीरियड कितना है उसका 2 सेकेंड्स। 1/50 upon 2 into 100. 1/2। तो मतलब 100 ऑसिलेशन के लिए 50 सेकेंड है, तो 1 ऑसिलेशन के लिए 1/2 सेकेंड। तो ये आ गया 1/2। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 1 सेकेंड है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 1 सेकेंड। बट मैंने याद है बताया था क्या ट्रिक है यहाँ पे, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 1 लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/100 इंटू कितना 100। तो ये 100 कैंसिल आउट होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 और 2 क्या बन जाएगा 4, और यहाँ से 10 कट होगा, बचेगा 1। सो 1 प्लस 2 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा 5% के चेंज। तो 5% आंसर था। काफी सारे लोगों ने सिर्फ 2 किया, मतलब पता नहीं ऐसे कैसे 2 वगैरह आ गया। ध्यान दे, बार बार बताया हुआ है कि अगर एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट होता है कोई सा भी, तो ये जो ऊपर एरर होती है वो 1/n टाइम्स हो जाती है। तो वो थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है। और कोई डाउट, पूरी शीट में से कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, अभी ओपन है, बताएं पूरी शीट में से कोई सा भी डाउट। लास्ट के एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हो ही गए थे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था वो टेस्ट में दे दिया था मैंने, जो रिमेनिंग था। कल मैंने टेस्ट का लिंक डाला है ग्रुप पे, तो जो भी चाहे एक बार टेस्ट पेपर पूरा रिव्यू कर सकते हैं कि मतलब कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ लोग में कई बार आंसर्स आ जाते हैं, बट एक्चुअल मेथड क्या है, एक्चुअल क्राइटेरिया क्या है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एक बार रिव्यू कर सकते हैं। चले तो मैं बताएं 176. 176। चले देखते हैं, सब लोग ध्यान दें, 176 सुन लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 176। A new unit system is proposed in which mass is alpha kg, unit of length is beta meter, and unit of time is some gamma. How much is 5 joule measured in this new system? तो देख लो कि जूल क्या होगा। क्लियर। तो जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। तो एनर्जी कितना है, 5 जूल दिया है। बट अब हमें इस यूनिट सिस्टम में बताना है कि उसका यूनिट कितना होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो सबको पता होना चाहिए यूनिट कन्वर्जन कैसे, डायमेंशन। सो ml/t-2। अब देखो क्या कन्वर्ट करना है कि यूनिट ऑफ मास क्या रखना है, अल्फा केजी रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा। ओके, टू दी पावर कितनी है 1। अच्छा, लेंथ कितना है बीटा, तो लेंथ कितना है बीटा, बट टू दी पावर कितनी है 2। और टाइम क्या रखना है गैमा, और गैमा टू दी पावर कितना है -2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कन्वर्जन फैक्टर कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू गैमा
-2 और आई कैन राइट अल्फा बीटा स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर। तो ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर होगा कि इस तरीके से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, न्यू सिस्टम में, जूल को। तो हम लिख सकते हैं कि यार 1 जूल इज इक्वल टू इतना अमाउंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारा पर्टिकुलर 5 में कितना होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 176। कोई और डाउट बताएं? क्लियर है सबको 176? सर हाँ आयुष बोले। वो 5 जूल है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अल्फा बीटा स्क्वायर अपन गामा स्क्वायर ऐसा आएगा ना आंसर? एक सेकेंड, सॉरी, हाँ क्या डाउट है, क्या बोल रहे हैं आप? वो क्वेश्चन नंबर 176 में ये हमारा कन्वर्जन अल्फा बीटा स्क्वायर अपन गामा स्क्वायर ऐसा आया ना 1 जूल का। हाँ ओके, आप क्वेश्चन समझे नहीं, एग्जैक्टली क्या पूछा है उसने। यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा हुआ है न्यू सिस्टम में। देखो मैं इसे लिख के बताता हूँ, पॉइंट सुने सब लोग, ध्यान दे, ध्यान देना है क्या, क्वेश्चन रीड करना है, प्रॉपर देखें। इसीलिए उसने ऐसा कुछ आंसर नहीं रखा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। A new system of units is proposed in which unit of mass are these and these and this। ये न्यू यूनिट सिस्टम है। तो ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है ये क्या है, ये न्यू यूनिट सिस्टम है, न्यू सिस्टम। क्लियर? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच 5 जूल इज मेजर्ड इन अ न्यू सिस्टम। तो मैं बता रहा हूँ कि न्यू सिस्टम में क्या हो रहा है कि 1 जो न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम में मैंने 1 जूल को देखा, तो जूल को मैं लिख सकता हूँ ये ml⁻²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस मच ऑफ अल्फा बीटा गामा वटेवर। सो मतलब 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर। क्लियर? ये सॉरी 1 जूल नहीं है, ये न्यू यूनिट सिस्टम है, ये न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम। सो न्यू सिस्टम देखना क्या है, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। अल्फा क्या था, केजी, बीटा क्या था, मीटर का स्क्वायर, और ये गामा का स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा था मीटर इंटू, सॉरी अल्फा था केजी, सो ये बन गया क्या, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम क्या, सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गया, मतलब न्यू सिस्टम का वर्थ है दिस मच अमाउंट ऑफ ये वैल्यू। क्लियर? तो वो जो फैक्टर आप देख रहे हैं इसका मतलब कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक नया सिस्टम है, नया सिस्टम है जिसमें है 10 और ये यूनिट क्या है, जूल, ये यूनिट क्या है, जूल। तो मतलब इतना मच टाइम्स ऑफ जूल है वो ऑलरेडी। तो अगर हम 1 जूल इन दैट सिस्टम देखेंगे, तो 1 जूल इन दैट सिस्टम देखें तो ये जूल है हमारा, ये हमारा क्या है, जूल है। तो ये अब हमें न्यू सिस्टम में देखना है, तो ये कुछ डिफरेंट यूनिट है, ये हमें नहीं पता ये यूनिट क्या है। तो अगर ये यूनिट देखेंगे तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखें हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा, ये आएगा गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू न्यू सिस्टम। क्लियर? तो अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 जूल कितना होगा इन टर्म्स ऑफ न्यू सिस्टम। क्लियर है ये आयुष? अभी क्लियर है कि हम लिख क्या रहे हैं एग्जैक्टली? हमने नया सिस्टम लिखा, तो नया सिस्टम है दिस मच ऑफ मल्टीप्लाई इनटू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर विच इज जूल। सो न्यू सिस्टम इज दिस मच ऑफ 1 जूल। सो अवर 1 जूल वी कैन राइट दिस मच ऑफ न्यू सिस्टम। तो क्वेश्चन यही पूछा है, हाउ मच इज 5 जूल इन न्यू सिस्टम। ओके चले, तो यार यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इस चैप्टर का प्रैक्टिस शीट कंप्लीट होता है। एक बार आप इस चैप्टर के जो भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो देख लें, जो टेस्ट पेपर मैंने दिया था, टेस्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। जो स्टूडेंट्स मतलब सेकेंड बैच अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो ऐसे टेस्ट पेपर सॉल्विंग मत देके प्रॉपरली अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद ही टेस्ट पेपर की सॉल्विंग करें। डन? तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कंबाइंड एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स। वेक्टर्स के बाद हम फिर बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर से ही हम पहले थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है बेसिक मैथमेटिक्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले थोड़ा सा बेसिक मैथ्स देखेंगे, उसके बाद हम फिर
आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके देन, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। गुड बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय बाय। गुड बाय एवरीवन।